नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। और हम आज बात कर रहे हैं मनी लैंडिंग और महादेव ऐप से जुड़े मामले की और पेटीएम की। तो ये किस तरह से हमारी जो लालच है या हम जो हमारे आलस है या हमारा एक नए तरह का डिजिटल कहना चाहिए पेमेंट की आदत है, उसका फ़ायदा किस तरह से बहुत सारे लोग उठा रहे हैं, उसी बात को मैं आपके सामने सुभाष की बात में रख रहा हूँ। उर्दू में एक शेर है कि पैसा गांठ का चला जाए तो गम है, ईमान के जाने का गम नहीं होता। दरअसल हम जिस समय में जी रहे हैं उस समय में पूंजी की महत्ता और तत्काल कहीं से भी किसी भी तरह से पूंजी आ जाए, ये जुगत में लोग रहते हैं। और यही वजह है कि शॉर्टकट के जरिए लोग पूंजी हासिल करना चाहते हैं। अभी चूंकि ई गवर्नेंस का जोर है और इसमें ई ट्रांजैक्शन की बहुत सारी बात होती है। अब धीरे धीरे विज्ञान ने इतनी तरक्की की है कि आदमी बिना कहीं जाए बहुत सारे ऐप के जरिए या बहुत सारी ऑनलाइन गेमिंग के जरिए पैसा कमाना चाहता है। अगर हम हाल के दिनों की बात करें तो पेटीएम जो पेमेंट बैंक है और महादेव ऐप का नाम मनी लैंडिंग के मामले में चर्चा में है। अगर पेटीएम पेमेंट पर रिजर्व बैंक का जो ने एक्शन लिया है, एक पेन नंबर पर 1000 अकाउंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं पाए गए हैं, खातों की केवाईसी नियमों का उल्लंघन हुआ है, ईडी की महादेव ऑनलाइन पे ऐप पे कार्रवाई हुई है, भिलाई से जुड़े दुबई तक महादेव ऐप का कनेक्शन है, बॉलीवुड स्टार तक इसकी जांच की आंच पहुंची है। और अभी हाल ही में जो खबरें हम तक पहुंची हैं या आप सब लोगों ने जाना है कि अभी छत्तीसगढ़ में जो महादेव ऐप की बात हो रही है, तो उसके कोई एक जो आरोपी पकड़े गए हैं उनसे 580 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। पिछले 2 महीने में 1296 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई है। तो ये सारी संपत्तियां जब्त हो रही है। तो ये चाहे पेमेंट बैंक पर एक्शन लेने की बात हो या महादेव ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी ऐप के मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई लगातार कर रही है। आरबीआई ने पेटीएम में मनी लेंडिंग और नो योर कस्टमर यानी कि केवाईसी से जुड़ी गड़बड़ियां पाई है। कुछ महीने पहले आरबीआई ने ईडी को पेटीएम में इस उल्लंघन के बारे में सचेत किया था। इसके बावजूद पेटीएम लगातार नियमों का उल्लंघन करता रहा है। अब आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर पाबंदी का ऐलान किया है। वहीं महादेव ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी ऐप के मामले में ईडी की जांच का दायरा बॉलीवुड के कई स्टारों तक पहुंचा है। मनी लेंडिंग शब्द से भले ही लोग वाकिफ हो, लेकिन एक समय ऐसा था जब यहाँ पर कुछ ऐसे माफिया सक्रिय हुआ करते थे जो जबरन वसूली, जुआ आदि और अवैध काम से हुई कमाई को वैध स्रोत से कमाया हुआ पैसा दिखाते थे। वहीं से इस मनी लेंडिंग नामक शब्द की उत्पत्ति हुई है। 1980 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए मनी लेंडिंग नामक यह शब्द चिंता का कारण बन गया था। उसके बाद वहाँ की सरकार ने इससे निपटने के लिए कठोर नीति बनाई और उस पर काम करना शुरू किया। भारत में भी हम आए दिन मनी लेंडिंग शब्द जो है वो बार बार सुनते आ रहे हैं। इसे भारत में एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसे हवाला कारोबार कहते हैं और बहुत सारे लोग हवाला का कारोबार करते हैं। अगर आम बोलचाल की भाषा में गलत तरीके से कमाए गए धन को सही तरीके से कमाए गए धन के रूप में बदलने की प्रक्रिया ही मनी लैंडिंग कहलाती है। गलत तरीके से यानी जिस तरीके से धन कमाने की इजाज़त हमारा कानून हमें नहीं देता। इस प्रक्रिया में अवैध तरीके से कमाए हुए धन को ऐसे प्रोजेक्ट या निवेश के विकल्पों में निवेश किया जाता है कि जांच एजेंसियों को उसे काला धन सिद्ध करने में पसीने छूट जाते हैं। यहाँ एक बात बहुत गौरतलब है कि हमारे देश में सरकार ने बहुत बढ़ चढ़ के कहा था कि वो विदेशों में और स्विस बैंक में जमा काला धन लेकर आएगी और इसको लेकर बहुत लोग उत्साहित थे। पर इस पूरी प्रक्रिया में जिस तरह से काला धन लाने की बात हुई थी, नोटबंदी हुई थी और ये उम्मीद की गई थी कि इससे लोगों का काला धन बाहर आएगा, पर लोग इतने चतुर हैं कि वो काला धन उस तरह से बाहर नहीं आया और विदेशों में जो पैसा था वो भी पैसा नहीं आ पाया। तो लोगों की उम्मीद पर ये पानी फिरा और लोग समझ गए कि जिनके पास काला धन है या जो मनी लैंडिंग में जुड़े हैं उनके हाथ बहुत लंबे हैं और वो कानूनी जो कमियां हैं उसको जानते हैं, वो किस तरह से अपना कारोबार करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश में पैसे का जो लेन देन है वो चाहे हम ई ट्रांजैक्शन की बात करें या किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन की बात करें वो ऑनलाइन दिखता है।
पर हवाला एक ऐसा है जहां पर कि आप बड़े से बड़ा पैसा दूसरे शहर में टेलीफोन के जरिए नोट का एक कागज़ लेकर भी आप एक दूसरे को विश्वास के जरिए एक जगह पैसा डिलीवर करते हैं, दूसरी जगह उसके भी किसी आदमी को ये पैसा मिल जाता है। और ये कारोबार बड़े पैमाने पे हमारे देश में बहुत सुनियोजित तरीके से फल फूल रहा है। हमारे देश में ऐसे मामलों में अधिकतर जो नाम नेताओं के आते हैं। 1990 के दशक में जब कई नेताओं के नाम इस तरह के मामलों में उजागर हुए, तब यह शब्द हमारे कानों में आए दिन अब बार बार गूंजता है और हम इसके अभ्यस्त हो गए। ये बहुत फेमिलियर शब्द है भारतीय अर्थव्यवस्था में, ये एक बहुत ही फेमिलियर शब्द के रूप में मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो जाना जाता है। पेटीएम का इतना प्रचार हुआ कि लोगों को लगा कि पेटीएम के जरिए अब बहुत ट्रांजैक्शन आसान है और सबने ये ट्रांजैक्शन कर भी रहे हैं लोग, चाहे वो पे फोन की बात हो, पेटीएम और कई तरह के ऐप आए हैं जिससे कि आप तुरंत अपना पैसा कहीं से भी कहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। रिजर्व बैंक को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के निरीक्षण के दौरान कई ऐसे मामले मिले जहां एक पैन नंबर पर 1000 से अधिक अकाउंट खोले गए। ऐसे में सरकार और जांच एजेंसियों को मनी लॉन्ड्रिंग का भी शक है। इसके बाद रिजर्व बैंक ने डिपॉजिट स्वीकार करने या क्रेडिट ट्रांजैक्शन करने या किसी भी कस्टमर अकाउंट में टॉप अप करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। आरबीआई ने खातों की केवाईसी प्रक्रिया के नियमों को के लगातार उल्लंघन और लेन देन की सही तरीके से जानकारी नहीं देने पर सख्त कदम उठाया है। इससे पहले रिजर्व बैंक ने सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और अन्य जांच के बाद खुलासा किया था कि पेटीएम पेमेंट बैंक ने बिना नियमों का पालन किए अंधाधुंध खाते खोले जिनसे फंड इधर से उधर किए जाने की आशंका है। इससे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दिख रहा है। पेटीएम की बढ़ती मुसीबतों के बीच कारोबारी संगठनों ने भी ऐप से दूरी बनाने का फैसला किया है। फाउंडेशन जो है ऑफ इंडिया जो है उसने और इंडिया ट्रेडर एसोसिएशन कैट ने कारोबारियों से अपील की है कि वो पेटीएम को छोड़कर अन्य भुगतान ऐप पर शिफ्ट हो जाएं। पेटीएम का पेमेंट बाजार में करीब 17% उसका हिस्सा है। ऐसे में आरबीआई की इस पाबंदी का असर बड़े तबके पर पड़ा है। आरबीआई के एक्शन से करोड़ों यूजर्स प्रभावित हुए हैं। अभी भी बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है। आरबीआई की इस कार्रवाई का असर पेटीएम के शेयर पर भी पड़ा है। पेटीएम के शेयर में लोअर सर्किट लग रहे हैं। शेयरों में जो निवेशक हैं उनको भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। महादेव ऐप से जुड़े धन शोधन के मामले में हाल ही में की गई छापेमारी के दौरान दुबई स्थित हवाला कारोबारी की 580 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियां जब्त की गई है। 3.64 करोड़ की नकदी एवं कीमती सामान अपने कब्जे में लिया गया। इस मामले में 28 फरवरी को कोलकाता, गुरुग्राम, दिल्ली, इंदौर, मुंबई, रायपुर के विभिन्न परिसरों में फिर से छापे मारे गए हैं। महादेव ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी ऐप के मामले में प्रवर्तन निर्देशालय यानी जिसको हम ईडी कहते हैं उसकी जांच के दौरान छत्तीसगढ़ के विभिन्न उच्च पदस्थ नेताओं, नौकरशाहों की कथित संलिप्तता के मामले भी खबरों में आ रहे हैं। केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले में एक हवाला कारोबारी हरिशंकर टिब्रेवाल की पहचान की है। वह कोलकाता का रहने वाला है लेकिन फिलहाल दुबई में रह रहा है। टिब्रेवाल ने महादेव ऐप के प्रवर्तकों के साथ साझेदारी की और कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप स्काई एक्सचेंज का मालिक और संचालक भी है। टिब्रेवाल के लाभकारी स्वामित्व वाली 580.78 करोड़ रुपए की प्रतिभूति को निर्देशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जब्त भी किया है। छापेमारी के दौरान एजेंसी को 1.86 करोड़ की नकदी और 1.68 करोड़ रुपए की कीमती वस्तु भी उसने बरामद की है। तो ये महादेव ऐप जो ऑनलाइन है, इसकी बुक बेटिंग ऐप जो है कई वेबसाइट और ऐप पर ये एक प्रकार का सिंडिकेट है। छत्तीसगढ़ के कई नाम इसमें सौरभ चंद्राकर, रवि उपल, इस तरह के बहुत सारे नाम छत्तीसगढ़ से आए जहां छत्तीसगढ़ में पिछले 4 सालों से ये चालू है। तो छत्तीसगढ़ के ये लोग सब भिलाई के रहने वाले हैं और पिछले चुनाव में हमने देखा कि भाजपा ने लगातार महादेव ऐप को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी घेरने की कोशिश की और चूंकि दुर्ग से भूपेश बघेल आते हैं, पाटन दुर्ग विधानसभा से, तो कहीं ना कहीं उनका नाम इससे जोड़ने की कोशिश हुई और चुनाव में ये मामला छाया रहा। चुनाव के बाद अभी इसकी शांति है। अब इस बारे में राजनीतिक भूपेश बघेल का नाम नहीं लेके जो लोग वाकई में इस ऐप में संलग्न थे, जो दुबई में रह रहे थे, उनके नाम अब पुलिस ले रही है और कार्रवाई आ रही है। ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें कथित तौर पर क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, पोकर और
कार्ड गेम के सहित कई तरह के लाइव गेम में अवैध सट्टेबाजी के लिए ऑनलाइन मंच मुहैया कराती है। बेटिंग ऐप जो है वो 70-30 के लाभ के अनुपात में फ्रेंचाइज देकर चलाता है। इसका हेडक्वार्टर जो है यूएई में स्थित है। इस एप्लीकेशन के कॉल सेंटर श्रीलंका और नेपाल में भी है। महादेव ऐप घोटाला मामला करीब 5,000 करोड़ रुपए का बताया जाता है। गेम के प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी लॉटरी और बेटिंग ऑप्शन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे खेलने वाला प्लेयर हमेशा पैसे खोता है और कंपनी फायदे में रहती है। दरअसल महादेव ऐप पर सट्टे का खेल 500 रुपये से शुरू होता है। इसे खेलने वाला अगर हार भी जाता है तो कंपनी उसे कुछ धनराशि देती है। लोगों की इसकी लत लग जाती है। इस ऐप का विस्तार कितना है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अकेले छत्तीसगढ़ में ही 30 सेंटर थे। जांच एजेंसी को शक है कि यह घोटाला 5,000 करोड़ का भी हो सकता है। ईडी ने इस मामले में कई शहरों में ऐप से जुड़े लोगों को जो है से 417 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। और महादेव ऐप का हवाला जो है वो सिंडिकेट केवल भारत में नहीं है बल्कि ये पैसा पूरे देश दुनिया में फैला हुआ है। इसमें पाकिस्तान जैसा देश भी जिसको हम अपना दुश्मन मानते हैं, पर पैसे के मामले में कोई दुश्मन नहीं होता। और जो ऐप होता है, ऐप और ऐप में एक अंतर है कि ऐप के जरिए आपको ऐप लगता है या आदत लगती है, और आदत के लिए कहा जाता है कि एक आदत सी बन गई है तू, और आदत कभी नहीं जाती। और लोभ पाप का मूल्य है और लोभ मिटावत मान, और लोभ कबू नहीं कीजिए जामे नरक निदान। तो आदमी कहीं ना कहीं पैसे दुगने होने के चक्कर में, पैसे मिलने के चक्कर में इस तरह के गेमिंग जोन में फंसता है, और इस तरह की जो जुएबाजी है, सट्टेबाजी है, उसमें वो कहीं ना कहीं लपेटे में आता है। तो ये ईडी ने इस मामले में जो बहुत सारे लोग दुबई गए, जिसमें सिनेमा के लोग भी शामिल थे, जिनको बुलाया गया, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमको कौन आदमी बुला रहा है, इसके पास इतना धन कहाँ से आया है। ये कोई आदमी नहीं चेक करता कि अचानक से कोई आदमी जब करोड़पति हो जाता है और अपनी पार्टियों में, शादी की पार्टी में बड़े बड़े स्टार को बुलाता है, वो चाहे किसी इवेंट कंपनी के जरिए बुलाता हो, पर पैसा कहाँ से आता है तो पैसे के बारे में कोई ये पता नहीं करता कि ये पैसा कहाँ से आया, पर लोग उसमें जाते हैं क्योंकि उनको एक बड़ी राशि का भुगतान होता है। तो इसमें बहुत सारे पुलिस वालों के नाम, नेताओं के नाम, बहुत सारे लोगों के नाम छत्तीसगढ़ से आए हैं, और बम्बई में भी बहुत सारे नाम जुड़े हैं। तो ये एक बड़ा इस तरह का मामला है। चाहे हम महादेव ऐप की बात करें, चाहे हम पेटीएम की बात करें, कहीं ना कहीं दोनों जगह जो है बड़ा पैसा, बड़ी पूंजी इन्वॉल्व है, और जिसमें अंततः बहुत गरीब लोग, उनको लगता है कि हमको इससे कुछ फ़ायदा हो जाएगा, वो फंसते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे समय में बहुत जल्दबाजी में लोग पैसे कमाने की लालसा रखते हैं, और उनको लगता है कि इस तरह के ऐप के जरिए हम पैसे कमा सकते हैं। तो आपके लालच को ये ऐप बढ़ाते हैं, आपको बहुत तरह के प्रलोभन देते हैं, आपको एक आदत डलाते हैं, और बाद में धीरे धीरे आप उसमें फंसते जाते हैं। क्योंकि हम नए तरह का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और हमको लगता है कि अब हमको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, हमको नगद में ट्रांजैक्शन नहीं करना है, तो हम बहुत सारे के ऐप, चाहे उसमें पेटीएम हो, फ़ोनपे हो, यार कई तरह के ऐप आ गए, बहुत सारी कंपनियों ने निकाला, हम उन पर भरोसा करते हैं। अब ये जो पेटीएम का केस सामने आ रहा है और रिजर्व बैंक ने इसमें सावधानी बरतने की हिदायत दी है, तो हम सबको सोच समझ के किसी भी ऐप का इस्तेमाल करना चाहिए। नमस्कार।